Hello everyone, this is the second lecture on chapter force, and in this lecture we will discuss two very important topics. One is center of gravity and other is uniform circular motion. तो जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स. ओवरऑल हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसी पे बेस्ड मोमेंट ऑफ कपल देन इक्विलिब्रियम. तो जस्ट आपको मैंने बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं, रोटेशन की हम बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की हम जब भी बात करते हैं तो वहां पे मोशन के लिए फोर्स एकमात्र फैक्टर नहीं होता है. फोर्स के साथ साथ एक और फैक्टर होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एंड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको आप टॉर्क भी कहते हो, यही टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के रोटेशनल मोशन के लिए. अगर आप बात करें ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसके लिए, उसके मोशन के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है. तो ध्यान रखिए, अगर हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, साथ ही साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो उसी को हम कहते हैं टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी कि इक्विलिब्रियम कब आता है किसी भी बॉडी में, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे. देन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हमने बात की थी कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि कभी भी कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स जो है, ओवरऑल फोर्सेस, क्योंकि आपको डायरेक्शन पे ध्यान रखना है, एक तरफ आप पॉजिटिव लोगे दूसरी तरफ आप नेगेटिव लेते हो, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अगर जीरो होता है और सम ऑफ ऑल द टॉर्क, जितने भी मोमेंट्स होते हैं वो भी क्या होता है? जीरो होता है. तो तब मैं क्या कहूंगा? ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है. तो जनरली कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है या फिर स्टेशनरी है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थियोरेटिकल है इस टाइम पे आपके पास थियोरेटिकल. अब अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो, अगर आप क्लास 11th में जाते हो तो ऑब्वियसली वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. तो आप इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का. तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक बॉडी होती है, सपोज एक बॉडी है, राइट. अब इस बॉडी में आपको पता है दिस बॉडी कंटेन्स मैनी पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बॉडी बनी है. और अगर मैं बात करूं हर पार्टिकल की, तो एक पार्टिकल इस बॉडी में यहां पे होगा, राइट. तो ये पार्टिकल, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दैट इज डाउनवर्ड्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या लगता है? डाउनवर्ड्स लगता है. तो मान लेते हैं ये पार्टिकल 1 है, इस पे फोर्स जो लग रहा है दैट इज W1. उसी तरीके से एक पार्टिकल जो इधर होगा, इस पे इस तरफ लग रहा होगा तो दैट इज W2. अब अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि यहां पे जो मोमेंट है फोर्स का, तो मोमेंट ऑफ फोर्स, ये जो पार्टिकल है ये क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका जो एक सेंटर होगा, जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट करने की कोशिश करेगी, क्यों करेगी? इस फोर्स की वजह से. इधर से आप फोर्स लगा रहे हो, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे. तो ये जो मोमेंट होगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला इसकी वजह से जो मोमेंट होगा वो होगा क्लॉकवाइज. तो अगर मैं केवल इस पार्टिकल की बात करूं तो इस पार्टिकल पे आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, अगर आप रोटेट कर रहे हो, चाहे वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, एंड इधर जो है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो यहां पे बीच में कोई एक पॉइंट होता है, राइट. वो एक ऐसा पॉइंट होता है, द पॉइंट एट विच सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस और ऑल द वेट्स इज इक्वल टू जीरो. तो क्योंकि वेट और फोर्स, यहां पे जो फोर्स का काम कर रहा है, क्या कर रहा है? वेट ऑफ द पार्टिकल, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का. तो अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, यहां पे एक पार्टिकल होगा, यहां पे एक पार्टिकल होगा. तो एक पॉइंट बीच में आपके पास ऐसा होता है कि किसी भी कंडीशन में अगर आपने इस बॉडी को रोटेट भी कर लिया तो उस पॉइंट पे, अगर आप रोटेट भी कर रहे हो तो उस पॉइंट पे द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो ये W है, राइट. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का एक वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सारे मोमेंट्स का फोर्स, जो आपके वेट्स का जो मोमेंट है, उन सब का सम क्या होता है? जीरो होता है. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. आप ये मान सकते हो कि मींस इसका मीनिंग क्या है, मींस क्यों हम इसको जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बेसिकली क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल हम क्या मान रहे हैं? जीरो मान रहे हैं. तो आपको पता है जो इस तरफ के पार्टिकल्स होंगे इस पॉइंट के, वो इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, इस तरफ के पार्टिकल इधर मूव करने की कोशिश करेंगे. तो बीच में जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम क्या मानते हैं? इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम एक वो पॉइंट मानते हैं एट विच वी कैन कंसिडर द
ऑल द वेट ऑफ द बॉडी। मीन्स इस पॉइंट पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का जो वेट है वो कंसंट्रेटेड है, क्योंकि देखिए जो बॉडी है, बॉडी क्या है, बॉडी का साइज तो कुछ ना कुछ साइज तो होगा, कुछ वॉल्यूम होगा बॉडी का, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी बॉडी, और हर पॉइंट पे जो मोमेंट है, हर पार्टिकल को अगर मैं अलग अलग करने की कोशिश करूं तो कैलकुलेशंस मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसा पॉइंट एज्यूम करता हूं, मैं एक ऐसा पॉइंट ले लेता हूं जो उस बॉडी की तरह काम करेगी, मीन्स जो वैसे ही बिहेव करेगी जैसे वो पर्टिकुलर बॉडी करती है। तो ओवरऑल असर जो होगा, ओवरऑल इंपैक्ट जो होगा किसी भी कैलकुलेशन का, वो क्या होगा, उसी पॉइंट के, अगर मैं इस पॉइंट पे इस पूरी बॉडी का वेट कंसीडर कर लेता हूं तो ओवरऑल इंपैक्ट जो होता है, ओवरऑल कैलकुलेशन जो होती है आपकी, उसमें कोई असर नहीं आता है, सेम एज इट इज रहती है। इससे क्या होता है, आपको बॉडी को स्टडी करने में थोड़ा हेल्प मिल जाती है, आप इजीली स्टडी कर सकते हो। तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप कंसिडर कर सकते हो द ऑल द वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, पूरा का पूरा वेट जो है बॉडी का वो कंसंट्रेटेड है। तो वो क्या हो गया, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो शेप होते हैं, अगर डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप होते हैं, अगर कोई भी शेप सिमेट्रिकल है फॉर एग्जांपल, उनके लिए काफी आसान होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपके पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये क्या एक सिमेट्रिकल शेप है। तो जितने भी सिमेट्रिकल शेप होते हैं उनके लिए काफी इजी होता है, उन सिमेट्रिकल शेप का जो सेंटर होता है, जियोमेट्रिकल सेंटर आप जिसको कहते हो, वही क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको पता है, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता हूं या जस्ट ट्रायंगल की बात करता हूं, तो ट्रायंगल का जियोमेट्रिकल शेप किसको मानते हैं हम, दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड जो होगा ट्रायंगल का, सेंट्रॉइड क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल, दैट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर का जहां पे दोनों डायगोनल्स मीट करते हैं, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने क्या कहा, ज्योमेट्रिक सेंटर, तो ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पे होगा, जो दो डायगोनल्स हैं जहां पे वो मिलते हैं, वही ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। उसी तरीके से अगर आप बात करते हो एक रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का भी सेम होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। और या आप बात करते हो पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम के साथ भी सेम कंडीशन होती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप 3D फिगर्स की बात करते हो, 3D फिगर्स की अगर बात करते हो, तो अगर आप क्यूब की बात करते हो, तो क्यूब का भी क्या होगा, जो बॉडी डायगोनल्स, जो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स। मान लेते हैं ये आपके पास एक क्या है, क्यूबिकल शेप है, तो इस क्यूबिकल शेप में जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं, ध्यान रखिए बॉडी डायगोनल्स का मतलब ये नहीं, बॉडी डायगोनल्स मतलब यहां से लेके यहां तक अगर आप करते हो और यहां से यहां तक, तो बीच बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट होता है, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। या सिलेंडर की बात करते हो, सिलिंड्रिकल या रॉड की बात करते हो, मान लेते हैं मेरे पास एक सिलिंड्रिकल रॉड है, तो इस रॉड का जो, ये तो एक्सिस हो गई, इसका जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए बहुत आसान है, दैट इज द सेंटर। कौन सा सेंटर, दैट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, तो ये आपकी स्टडी को काफी इजी बना देते हैं। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और ये कैसे वेरी करता है, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या यूनिफॉर्म मोशन जिसको आप कहते थे। तो चलिए बात करते हैं पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मींस 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है इन अ सर्कुलर पाथ, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, मींस उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या है। पाथ सर्कुलर होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब कैसा मोशन है बॉडी का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये कैसे डिफरेंट है एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से। तो मान लेते हैं एक स्पीड है दैट इज v स्पीड से बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इसका रेडियस क्या है, r है, और एक दूसरा मोशन होता है दैट इज द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यहां पे क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है,
मैंने बताया आपको कि अभी आपको केवल थ्योरेटिकल पार्ट इसका पढ़ना है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग देता है इन दोनों चीजों की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये भी आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप फ्यूचर में बहुत सारी चीजें समझ पाओगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो होता है या रेक्टिलिनियर मोशन जिसको आप कहते हो, दैट इज यूनिफॉर्म। अगर लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, दैट इज विद स्पीड v, ये भी v स्पीड से मूव कर रही है। तो आपको पता है अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहां पे क्या होता है कि जो बॉडी है उसकी स्पीड तो सेम है, साथ ही साथ एक और चीज सेम है, दैट इज वेलोसिटी। तो अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इट मूव्स विद ऑब्वियसली कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती ही रहती है, साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सर्कुलर मोशन की अगर आप बात करो तो सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। आपको पता है वेलोसिटी क्या है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो कांस्टेंट कब बोलोगे, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेम रहे, तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो बॉडी। अब यहां पे देखिए स्ट्रेट लाइन में तो क्या है, बॉडी इधर को मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो स्पीड क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करोगे, तो अगर मैं बात करूं कि सर्कुलर मोशन में, तो देखो बॉडी इधर को आ रही है, तो उस समय किधर को मूव कर रही है, डायरेक्शन किधर को है, यहाँ पे इधर को है। अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट पे देखोगे डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट पे देखोगे डायरेक्शन इधर को है। तो आप देख सकते हो कि हर पॉइंट पे कभी बॉडी इधर मूव करे, फिर इधर इधर इधर, हर पॉइंट पे जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज रहती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो कांस्टेंट कैसे रह सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कब बोलोगे आप, इक्वल कब करोगे, इक्वेट कब करोगे दो चीजों को, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्योंकि मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका आप ध्यान रखोगे कि लीनियर मोशन में, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमेशा स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट है, साथ ही साथ वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म चाहे सर्कुलर मोशन आप कह रहे हो उसको, यूनिफॉर्म का मतलब केवल स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी नहीं। दूसरी चीज आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब यहां पे जीरो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो आप खुद बताइए लीनियर मोशन में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कोई चेंज नहीं है, मींस चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या है, हमेशा जीरो होगा, इस केस में जीरो एक्सेलरेशन, जबकि यहां पे एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। और तीसरी चीज आपने पढ़ी है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे बॉडी का कोई ना कोई मास तो होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, किसमें, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में। यहां पे अगेन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पे नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, राइट। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी क्या होगा, नॉन जीरो फोर्स होगा। ध्यान रखिए, दैट इज नॉन जीरो फोर्स, फोर्स भी नॉन जीरो होता है, इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहां पे ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं कि कोई भी बॉडी अगर लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसको आप कहते हो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और सर्कुलर मोशन में कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में वेलोसिटी
भी कांस्टेंट होती है स्पीड के साथ, स्पीड तो दोनों में कांस्टेंट होती है, स्पीड के साथ साथ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कोई वैल्यू होगी ना चेंज इन वेलोसिटी की, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। साथ ही तीसरी चीज, जो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, वो क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो लीनियर मोशन में फोर्स भी 0 होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, जबकि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट 0। तो ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप ट्रीट करोगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को, कैसे आप देखोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। नाउ अब हम बात करते हैं कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आती कैसे है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसके लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको अभी बताया कि 2 चीजें, यहां पे फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट 0, फोर्स नहीं 0 है, बॉडी पे जो एक्ट हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो 0 नहीं है, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जबकि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में आपने एक बार मूव करना शुरू कर दिया, फ्रिक्शन को 0 ले लेते हैं, तो बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी जब तक उस पर आप फोर्स एक्ट नहीं करते हो। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो यही कहता था कि अगर एक बॉडी मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए मैंने आपको अभी बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी भी जो फोर्स होता है वो 0 नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे 2 तरीके के फोर्सेस की, दैट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे आपको एक चीज बता दूं, वैसे ये आपके काम नहीं आने वाली अभी, बट एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज v²/r, जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज v²/r, ये होता है आपका एक्सेलरेशन, जो सर्कुलर पाथ में जो लगता है एक्सेलरेशन, अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, v की क्या है, स्पीड है, तो एक्सेलरेशन ये हो जाता है। और f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। तो ये फॉर्मूला है, भले ही आपके काम नहीं आने वाला है अभी। तो हम बात कर रहे थे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की। चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। उससे पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलर पाथ वाले जो मोशन है वो आपने कहां कहां देखे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। मान लेते हैं आप एक स्ट्रिंग को पकड़ के, स्ट्रिंग के एंड पे कोई मास बांध के, कोई बॉडी को, स्टोन या कोई भी मास है उसको टाई करके घुमा रहे हो, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से अगर आप घुमा रहे हो दैट इज कांस्टेंट, दैट इज सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी तरीके से आप अगर, जो आपने देखा होगा व्हर्लपूल जो होता है, राइट, किसमें, जो आपकी वॉशिंग मशीन में होता है, तो वहां पे वो सर्कुलर मोशन होता है, तो अगर वो कांस्टेंट रहता है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके अलावा आपने मिक्सर ग्राइंडर्स में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा होगा। आपके फैन है, अगर कांस्टेंट स्पीड कर दे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसका भी होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा 2 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या रोल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। चलिए यहीं पे हम बात करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं आप एक थ्रेड को पकड़ के घुमा रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड से। तो क्या है, आपने क्या पकड़ा है, आप बीच में खड़े हो, आपने थ्रेड को पकड़ा है, थ्रेड पे आपने एंड पे एक मास, m मास जो है वो टाई कर दिया, वो बांध के रख दिया। अब क्या होगा कि अगर आप देखिए, सिंपल सी चीज है कि अगर आप इसको मूव कर रहे हो, राइट, आप जो फोर्स एक्ट कर रहे हो इस पे, आप जो फोर्स लगा रहे हो इस पे, आप अगर सर्कुलर पाथ में बॉडी को मूव कर रहे हो तो आप जो फोर्स लगा रहे हो इस पे, आप किस तरफ लगा रहे हो, आपको पता है, आप हमेशा फोर्स लगाते हो आउटवर्ड्स। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि अगर आपके पास ये जो स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग आपके हाथ से एक बार छूट जाए तो ये बॉडी, अगर स्ट्रिंग ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और एक बार ये स्ट्रिंग आपके हाथ से छूट जाए तो सीधा घूमते हुए, क्योंकि इस समय इसकी डायरेक्शन ये है, तो घूमते हुए सीधा बाहर चली जाएगी, राइट, सीधा बाहर की ओर निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक आउटवर्ड मोशन है, आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हो आप क्या कर रहे हो, जो बॉडी है उसको अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन साथ में आपके पास ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या कर रही है,
उस बॉडी को दूर नहीं जाने दे रही है। तो यही चीजें हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि आप सर्कुलर पाथ में बॉडी को मूव कर रहे हो, तो उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होता है, ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर किधर को है, इधर को है। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो हमेशा यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, वो स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आपने पकड़ी है ना, वो स्ट्रिंग क्या कर रही है, वो स्ट्रिंग उसको होल्ड करके रख रही है, उसको सेंटर की तरफ खींच रही है। आप अगर आउटवर्ड फोर्स लगाना बंद कर दो तो धीरे धीरे वो आपके पास आ जाएगी, जो बॉडी होगी वो आपके पास आ जाएगी, धीरे धीरे उसका जो मोशन होगा, अगर आप ऐसे में मूव कर रहे हो उसको, तो वो आपके पास आ जाएगी, तो सेंटर के बिल्कुल पास आ जाएगी अगर आप फोर्स लगाना बंद करो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको बाहर की तरफ फेंक रहे हो, जबकि स्ट्रिंग उसको क्या कर रही है, अंदर की तरफ खींच रही है। तो क्या है, जो स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रही है, इनवर्ड फोर्स जो लग रहा है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ध्यान रखना, किसी भी सर्कुलर पाथ में, किसी भी सर्कुलर मोशन में अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ the next force is known as centrifugal force. So what is centrifugal force? Centrifugal force is the force acting on the body moving in a circular path which is acting away from the center. वो हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। ध्यान रखिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस केस में जब आप इसको घुमा रहे हो, इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगा रहा है, इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लगा रहे हो बॉडी को। तो आप क्या कर रहे हो, बॉडी को धकेलने की कोशिश कर रहे हो, सेंटर से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपने क्योंकि उसको स्ट्रिंग से टाई किया, तो स्ट्रिंग क्या है, उसको अपनी तरफ पुश करेगी, उसको बाहर नहीं जाने देगी। तो वो क्या लगा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है। बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही एक्ट करें, डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट टाइम पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह एक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लैनेटरी मोशन जो होता है, मींस एक यहां पे एक स्टार होता है, जैसे हमारा स्टार है सन, और सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। जनरली इट इज नॉट अ सर्कुलर पाथ, बट लेट अस कंसिडर लगभग इस सर्कुलर पाथ जैसा ही होता है। तो यहां पे हम क्या एज्यूम करते हैं, यहां पे भी, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा अभी, किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए दो फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पे देखिए सन क्या करने की कोशिश कर रहा है, सन कोशिश कर रहा है कि इस प्लेनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। क्यों, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो दो बॉडीज के बीच में लगता है। तो ये सन क्या करेगा, इस फोर्स को इस बॉडी को या ये जो प्लैनेट है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन साथ ही साथ इस प्लैनेट पे खुद का अपना क्या है, इसका मोमेंट है। तो अपने मोमेंटम की वजह से क्या करेगा, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। सिंपल सी चीज है, ये प्लैनेट क्या करे, स्पीड से मूव कर रहा है। अब आपको कोई, आप स्पीड से मूव कर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो। आपको अगर कोई अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा तो आप क्या करोगे, बिल्कुल उसकी तरफ नहीं चले जाते हो, आप क्या करते हो, घूम जाते हो। तो सेम यही प्लैनेट्स के साथ भी होता है कि प्लैनेट्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स जा रहे हैं सीधा, प्लैनेट्स जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, सन अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, सन अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो प्लैनेट्स का अपना मोशन है उसकी वजह से उन पे जो फोर्स लग रहा है, दैट इज देयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बॉडी हमेशा चाहती है कि वो सेंटर से दूर जाए, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए दीज टू फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस, दोनों बराबर होना जरूरी है। क्योंकि देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है। अगर इनमें से एक भी फोर्स ज्यादा हो गया, मान लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, तो बॉडी क्या करेगी, अपना पाथ छोड़ के, उसका पाथ धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और अपना पाथ छोड़ के वो बाहर की तरफ चली जाएगी, और एक टाइम होगा कि वो सेंटर से दूर चली जाएगी। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो, इसका मतलब अंदर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये
एक टाइम आएगा सेंटर तक पहुंच जाएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दोनों का बैलेंस्ड होना जरूरी है, दोनों को इक्वेट करना जरूरी है। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या होगा, बॉडी ना बाहर जा पाएगी और ना ही अंदर की तरफ आएगी, ना सेंटर की तरफ आएगी बॉडी और ना ही उस सर्कुलर पाथ से दूर जा पाएगी। तो क्या करती रहती है, उस सर्कुलर पाथ में मूव करती रहती है। तो इसीलिए किसी भी बॉडी के लिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कौन से फोर्सेस हैं जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट्स में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।